हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये आगे वाला वीडियो जो है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया की इकोनॉमी पे या इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे, उन पे क्या इसका इम्पेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में ये जो है आगे वाला हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से जो है स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कम्पीट, कुछ जो होते हैं जिनको फ़ायदा होते हैं वो कम्पीट कर लेते हैं या वो कोलैबोरेट कर लेते हैं एमएनसीज़ के साथ में, और कई ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है और उनका जो भी पहले वो प्रोडक्शन करते थे स्मॉल स्केल पे वो अब धीरे धीरे उनका बंद हो जाता है। रीज़न ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि दूसरे जो कंट्री से जो प्रोडक्शन आ रहा होता है या इंपोर्ट करते हैं या जनरेट वो करते हैं तो वो काफ़ी सस्ते में इनके कंपैरिजन में आता है, जबकि ये इंडिया के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स उससे कंपटीशन नहीं कर पाते उनका कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मीन्स स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर लार्ज नंबर में देखें इंडिया के अंदर तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर है या स्मॉल स्केल पे जो काम करने वाले या जो वर्कर है, जो इस तरह के स्मॉल प्रोड्यूसर में या छोटी जो फैक्ट्री होती है, कारखाने होते हैं स्मॉल स्केल पे जिनमें ये काम करते थे। यहाँ पे हम जो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि राइजिंग कंपटीशन बढ़ने से, मीन्स कंपटीशन बढ़ने से इंडियन स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको क्या नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रवि जो होता है डिड नॉट expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life and industrialist। रवि जो होता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसको मीन्स ऐसा मीन्स उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम समय में उनके साथ में मीन्स इस तरह का क्राइसिस से उनको सामना करने पड़ेगा या उनको मुश्किलात से सामना करना पड़ेगा कि इतने कम समय में। तो रवि क्या करता है, पहले मीन्स बैंक से लोन लेता है, उसका जब इनिशियल वो इंडस्ट्री शुरू करता है तो वो बैंक से लोन लेता है अपनी कंपनी में कैपेसिटर प्रोड्यूस करने के लिए। ये 1992 का दिया हुआ है। होसूर एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु का कोई इंडस्ट्रियल टाउन होता है होसूर, जहाँ पे ये एक कैपेसिटर प्रोड्यूसिंग एक कंपनी जो होता है वो खोलता है 1992 में। कैपेसिटर जो होते हैं, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस जिनमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, टेलीविज़न हो गया, इनमें तो कैपेसिटर जो होता है इनकी ये बनाने की एक कंपनी जो होता है उसको खोलते हैं इनिशियल 1992 में, उसकी मीन्स बिगिनिंग करते हैं। और ये जो कैपेसिटर्स होते हैं होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गए, टेलीविज़न हो गए, जिनके अंदर ये अप्लायंसेस, इन अप्लायंसेस में ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो 3 साल के अंदर ये क्या करता है, अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको काफ़ी एक्सपांड कर लेता है, काफ़ी बड़ा कर लेता है। और अब उसके मीन्स अंडर में जो होते हैं या उसके काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो 20 वर्कर्स उसके काम कर रहे होते हैं 3 साल में। मीन्स वो अपना जो कैपेसिटर कंपनी होता है उसको काफ़ी बड़ा कर लेते हैं और 20 वर्कर जो होते हैं वो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। His struggle to run his company started when the government removed restriction on import of capacitor as per its agreement at WTO in 2001। कि अब उसको स्ट्रगल से या परेशानी से सामना कब करना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो होती है जो रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स पे पहले जो कि कोई भी कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, टैक्स लगे हुए थे कैपेसिटर को लेके। तो कैपेसिटर पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एग्रीमेंट हुआ WTO के साथ में, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब जो इनके अगर हम कैपेसिटर्स का इंपोर्ट करते हैं या कोई भी गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स वगैरह या रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, रवि को काफ़ी नुकसान होता है। हिज मेन क्लाइंट द टेलीविज़न कंपनीज, क्योंकि उनके जो मेन क्लाइंट होते हैं कैपेसिटर जो उनसे लेते हैं तो वो टेलीविज़न कंपनी होती है जो मीन्स यूज टू बाई डिफरेंट कंपोनेंट इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न सेट्स, की जो टेलीविज़न सेट्स के लिए काफ़ी बल्क में जो होते हैं वो इनसे कैपेसिटर परचेज करते खरीदते हैं। However, competition from the MNC's brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs
Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of imported items was half the price charged by people like रवि। कि पहले जो रवि जो कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा था और इन कंपनीज़ को जो ये सेंड कर रहा था, टेलीविज़न वाली या ट्यूबलाइट्स जो बनाने वाली है, तो इनको जो वो सेंड कर रहा था, तो अब इनके बदले में क्या हुआ कि जो दूसरी जो इंपोर्ट पे, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन था गवर्नमेंट ने वो WTO के साथ साइन होने के बाद में हटा दिया था, तो अब क्या होता है, ये कैपेसिटर इनको इन कंपनीज़ को आधी रेट में इनको मिल रहे थे, वो आधी रेट में मिल रहे थे। तो जो रवि है तब इनके साथ में कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आधी रेट में अगर ये उनको देता तो फिर इनको प्रॉफिट जो होता है वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। तो अब धीरे धीरे क्या करता है रवि जो होता है वो अपना प्रोडक्शन जो होता है उसको धीरे धीरे हाफ कर देता है, कम कर देता है। कैपेसिटर पहले कंपैरिजन में ये धीरे धीरे आधा कर देता है। जैसे 2000 में दिया हुआ है कि वो अपना कैपेसिटर का प्रोडक्शन होता है वो हाफ कर देता है, और अब उसके कंपनी में जो काम करने वाले केवल 7 वर्कर होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units। कि रवि के कई ऐसे फ्रेंड्स है जो सेम बिजनेस कर रहे थे, उनको अपना यूनिट क्लोज करना पड़ता है, वहाँ पे इनका जो कंपनी होता है उनको क्लोज करना पड़ता है। चेन्नई के अंदर, जैसे हैदराबाद के अंदर कुछ स्मॉल स्केल जो रवि की तरह जो बिजनेसमैन थे, अब उनको वो फैक्ट्री इन MNCs की आने की वजह से इनको बंद करना पड़ता है। Batteries, capacitors, plastic, toys, tire, dairy products and vegetable oil are some example of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition। कि MNCs आने की वजह से या ये कंपटीशन आने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से, ये इस तरह के कुछ यहाँ पे दिए हुए कि बैटरी बनाने वाले, कैपेसिटर बनाने वाले, या प्लास्टिक के एप्लियंसेस बनाने वाले हो गए, या टॉयज़ बनाने वाले, टायर, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल, इन इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा, या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो थे, इनको सबसे ज़्यादा मीन्स नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का इनको इन MNCs के आने के बाद में होता है। इनमें बहुत सारी यूनिट्स जो होती है या कंपनी जो होती है, इंडस्ट्री होती है, वो बंद हो जाती है, उनको बंद करना पड़ता है, और बहुत सारे वर्कर जो पहले इन कंपनीज़ में लगे होते हैं अब वो जॉबलेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कंपनी ही बंद हो जाएगी तो इन फिर वर्कर्स को यहाँ पे कौन हायर करेगा या कौन काम देगा, तो ये वर्कर्स जो होते हैं वो भी जॉबलेस हो जाते हैं। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जनरेट करता है, तो वो है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज जो इंडिया के अंदर है। तो इसमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि 20 मिलियन के आसपास में जो लोग हैं वो इस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है जिनसे जुड़े होते हैं या इनमें काम करते हैं। एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई लोग जॉब करते हैं या एम्प्लॉयमेंट जिसके थ्रू मिलती है तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इंडिया के अंदर है। आगे यहाँ पे कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की, कंपटीशन बढ़ने से जो एम्प्लॉयमेंट है अब उसकी अनसर्टेनिटी बन जाती है, यानी एम्प्लॉयमेंट कितने दिन उनको देंगे या कब उनको कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी लिबरलाइज कर लेती है WTO के फोर्स के बाद में। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। की ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से और प्रेशर कंपटीशन जो होने की वजह से जो होता है वर्कर्स की जो लाइफ है इसका मीन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनको, मीन्स काफ़ी कंपटीशन से सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दीज डेज प्रीफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। कि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स है वो चाहते हैं कि उनके मीन्स जो एम्प्लॉय या जो एम्प्लॉय वर्कर काम करे वो मीन्स एक तरह से मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, फ्लेक्सिबल वो होए। दिस मीन द वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। क्योंकि पहले जो वर्कर को लेके जो रूल्स बनाए गए थे कि कंपनी जो है अगर इनको हायर करती है तो मिनिमम वेज, वो सारे ऐसे रूल्स बनाए हुए थे, अब वो मीन्स बंद हो जाते हैं। या 2001 के बाद में WTO के फोर्स के बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना पड़ता है, और ये MNC जो होती है वो भी राज़ी नहीं होती है, जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे वो हटाने पड़ते हैं, फाइनली जो होती है गवर्नमेंट को हटाने पड़ते हैं, जिससे वर्कर का जो जॉब होता है वो फिर सिक्योर नहीं होता है। क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है तो 1 महीना रखेगी फिर उनको निकाल देगी, अगर फिर उनको लगता है इंटेंस वर्क ऑफ लोड है तो फिर उनको वो हायर करती है, फिर उनको हटा देती है। तो अनसर्टेनिटी जो होती है एम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब को लेके, वो फिर बनती है।
तो यहाँ पे जो है लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर द प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। क्या करते हैं कि ये जो एमएनसीज होती है वो गारमेंट इंडस्ट्री जो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर होती है वो ऑर्डर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, मीन्स जो भी उनसे उनको बनवाना है तो वो इंडिया को कहते हैं कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करके एक्सपोर्ट हमें कर दीजिए। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in the order to maximize their profits। ये क्या करती है MNCs, इनका जो नेटवर्क होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है या पूरे वर्ल्ड में इनका नेटवर्क होता है, तो ये क्या करती है सबसे सस्ते में ये अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको तैयार करवाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं और फिर ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट को, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा कमाना चाहते हैं। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, और ये जो बड़े ऑर्डर इन जो इंडिया के अंदर जो कंपनीज होती है, स्मॉल इंडस्ट्री या कंपनी होती है, तो ये इनको ऑर्डर लेने के लिए इन एमएनसीज से इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। तब क्या करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है इंडिया के अंदर ही, अगर हम गारमेंट एक्सपोर्टर की बात करें तो वो अपनी कॉस्ट में से ही काफ़ी हद तक उसको कम करके या एकदम नीचे में वो उनको देने की कोशिश करते हैं कि कम पैसे में हम आपको ये चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे। तो इससे क्या करते हैं, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कि जो रॉ मटेरियल जो होता है जिसके एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, कि वो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट को तो कट नहीं कर सकते जो एक्सपोर्टर होता है, यानी इंडिया से कोई जो इंडस्ट्री वाला है या कंपनी वाला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला, वो अगर अमेरिका से गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला है, मीन्स कोई कपड़े बनाना या कोई क्लोथिंग मटेरियल अगर उनको अमेरिका या यूरोप में कहीं भेजना है, तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है उसका तो वो कॉस्ट कट नहीं कर सकते, लेकिन लेबर का जो कॉस्ट होता है, मजदूरों को जो उनको पैसा देना होता है, उसमें वो क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को कट करते हैं। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस, कि पहले जो फैक्ट्री जो थी या फैक्ट्री होती थी वो वर्कर को परमानेंट बेसिस पे रखती थी, लेकिन अब जो वर्कर जो है उनको वो टेम्प्रेरी बेस पे रखने लगे। जब उनको लगता है कि साल के अंदर इस टाइम में ज़्यादा वर्कलोड होता है तो उस टाइम में वो वर्कर को हायर कर लेते हैं। वर्कर ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और इनको काम जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड रहता है इनका काम का, काफ़ी घंटे इनको काम करने पड़ते हैं, और नाइट में भी इनको शिफ्ट करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे इनको काम। अगर कोई पीक सीज़न है या ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं तो इनको नाइट में भी शिफ्ट करना पड़ता है, और जो इनको इसके बदले में जो वेज दिए जाते हैं वो काफ़ी लो, मीन्स बहुत कम पैसा इन वर्कर को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। और वर्कर्स को फोर्स भी किया जाता है ओवर टाइम काम करने के लिए, कि आपको डे नाइट मीन्स इनको ओवर टाइम करने के लिए भी इनको फोर्स किया जाता है। While the competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, means वो वहाँ बैठे बैठे जैसे अमेरिका वाले हो गए या यूरोप वाले हो गए, वहाँ बैठे वो ऑर्डर देते हैं और अपने कंट्री के अंदर ही जो एक्सपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इन कंपनीज़ को एक तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा जो होता है इन कंपनीज़ को या एमएनसीज़ को वो फ़ायदा यहाँ बैठे बैठे पहुँचाते हैं, जिसमें जो वर्कर के साथ में फेयर जो यूज़ पॉलिसी जो होती है वो एक तरह से डिनाई कर दी जाती है, और सारा प्रॉफिट जो होता है वो फिर एमएनसीज़ को होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट वर्कर का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 35 ईयर की एक ओल्ड लेडी होती है सुशीला, जो हैज़ स्पेंड मेनी ईयर्स एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली की। वो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है, कोई कपड़े एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो होती है, क्लोथिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी, दिल्ली के अंदर वो काम करती है। शी वॉज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर एंटाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस की। पहले जब वो काम कर रही होती है उस इंडस्ट्री के अंदर, दिल्ली के अंदर गारमेंट एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे वो काम कर रही होती है सुशीला, तो वहाँ पे उसको मीन्स परमानेंट जॉब होता है, उसका परमानेंट जॉब होता है, परमानेंट वर्कर के रूप में काम करती है, और उसके साथ साथ में उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है उसको, ओवर टाइम अगर वो करती है तो उसको डबल रेट मिलता है। When सुशीला's फैक्ट्री क्लोज इन द लेट 1990s, जब सुशीला जिस फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो वो फैक्ट्री जब बंद हो जाती है 1990s में, तब क्या होता है कि वो जॉब मीन्स सर्च कर रही होती है कहीं और, तो 6 महीने निकल जाते हैं, फाइनली उसको एक जॉब मिलता है 30 किलोमीटर दूर, उसको एक मीन्स कोई जॉब मिलता है जहाँ पे वो अपने मीन्स जिस जगह पर रहती है उसे 30 किलोमीटर्स अवे उसको कोई जॉब मिलता है।
Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker कि इस फैक्ट्री में उसको काम करते हुए काफ़ी साल हो जाते हैं, फिर भी वो एक टेम्प्रेरी वर्कर के रूप में उसको काम करना पड़ता है। मीन्स टेम्प्रेरी वर्कर का मतलब उसको कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं कि वो परमानेंट वर्कर पूरे साल वो रहेगी। इसलिए उसको जो पहले वो जितना कमाती थी उसके कंपैरिजन में अब उसको आधा भी जो होता है वो पैसा नहीं वो कमा पाती है। तो सुशीला जो होता है लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग की सुशीला जो होती है प्रत्येक मॉर्निंग में जल्दी उसको घर छोड़ना पड़ता है और 7 वीक के अंदर 7 डेज उसको काम करना पड़ता है। 7:30 से मॉर्निंग में लेके वापस वो 10 PM जो होता है नाइट में वापस से घर आ पाती है। और अगर वो कोई भी डे ऑफ करती है या किसी दिन वो काम पे नहीं जाती है तो उसको उसके बदले में कोई वेज नहीं मिलता है। अगर वो काम पे नहीं गई तो उसको उसका कोई पैसा उस दिन का उनका काट लिया जाता है। तो इसलिए वो काफ़ी मीन्स हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट्स ही यूज टू गेट अर्लियर, जो पहले उसको बेनिफिट मिल रहा था उस कंपनी में दिल्ली के अंदर, अब वो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फैक्ट्री क्लोजर टू हर होम है वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस, इसलिए कि यहाँ की जो फैक्ट्री जो होती है वो मीन्स ऑर्डर जो होते हैं वो फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। मीन्स कभी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो इसकी मीन्स सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वो इसकी इनकी मनी पे पड़ता है या इनके पेमेंट पे पड़ता है। इनको जो सैलरी मिलती है वो फिर इसको लेस मिलती है।